नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष फिजिक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन लेकर के आया हूं। इससे पहले हमने गॉस लॉ के 3 स्टैंडर्ड एप्लीकेशन देखे हैं, जिसमें एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। एक इनफाइनाइटली स्प्रेड यूनिफॉर्मली चार्ज शीट थी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। इससे जस्ट पहले एक हमने स्फेरिकल शेल माना था, जिसको मैंने प्लास्टिक बॉल से आपको समझाया था कि एक प्लास्टिक बॉल मान लीजिए, खोखला गोला स्फेरिकल शेल। और आज मैं एक सॉलिड स्फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। तो जिस तरह से पिछले तीनों एप्लीकेशन हमने सॉल्व किए, उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका थोड़ा सा यूज़ मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन में बताया था कि इसको और उसको मिला करके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट इसको शुरू करते हैं। प्रॉब्लम समझ लीजिए क्या है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सॉलिड स्फेयर है। ये थोड़ा शेडेड दे दिया है ताकि आपको सॉलिड लगे। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो स्फेरिकल शेल का जैसे सॉल्व किया था 50% एग्जैक्टली उसी तरह है, ठीक। बस कुछ चेंजेस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं सॉलिड स्फेयर के लिए सॉल्व करूँगा और फिर इसको ख़त्म करने के बाद स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर की कंपैरेटिव स्टडी भी बताऊँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होता था, हम क्या करते थे, उस पॉइंट से एक गाउशियन सरफेस कंसीडर कर लेते थे। जैसे पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल शेल के लिए कंसेंट्रिक स्फेयर माना था, सेम उसी तरह से हम इस पॉइंट P से होता हुआ एक कंसेंट्रिक स्फेयर मान लेंगे एज अ गाउशियन सरफेस। ये आपकी गाउशियन सरफेस है। गाउशियन सरफेस या गाउशियन स्फीयर ऑफ रेडियस r। कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलर वही पैटर्न यूज़ करेंगे जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर ds एरियल एलिमेंट मानेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये ds एलिमेंट है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, कल मैंने बताया था कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इससे हर पॉइंट पे बाहर की तरफ निकलेगी, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो पहले मैं आउटसाइड के लिए निकाल रहा हूँ, तो फॉर आउटसाइड ऑफ द स्फेयर। अब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर के लिए जैसे करते आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ds एलिमेंट। इस ds एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, d फाई e, जो कि होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब वेक्टर E डॉट ds a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिखा है, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो डी फाई फॉर डी एस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डी एस के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। अब डी एस एलिमेंट के लिए मिल गया, तो पूरे गाउशियन सरफेस की वजह से क्या होगा, या पूरे स्फेयर की वजह से इस पूरे गाउशियन सरफेस पे फ्लक्स क्या होगा। सो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस dx को, सॉरी इस d फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब d फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर फाई e आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e ds। कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक।
ये आज मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई कैसा है? रेडियल है, एक फिक्स डिस्टेंस पे ई की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये स्फेयर, तो ई बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, जहाँ पर इस इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये पूरा एरिया जो गॉसियन सरफेस मानी है, और गॉसियन सरफेस क्या है? एक स्फेयर है ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये वाला गॉसियन सरफेस का, जिसकी वैल्यू क्या है? सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कौन सी है? ये आर। ये सब मैं पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक? एग्जैक्टली सेम है एक स्टेप तक, ठीक? उसके बाद में जो चेंजेस हैं वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम ये इंटीग्रेशन क्लोज पाथ इंटीग्रेशन dx की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 मिल गई फाई ई इस गॉसियन सरफेस की वजह से, ठीक? और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फाई ई होता है वो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये गॉस लॉ में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? पॉजिटिव क्यू के बराबर, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, जैसे ही इक्वेट करेंगे 2, 3 को, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या निकलेगी? ये 4 पाई अपॉन में आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आया स्फेरिकल शेल का। तो जिस तरह से स्फेरिकल शेल में अगर हम स्फेरिकल शेल के आउटसाइड फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो पूरा स्फेरिकल शेल का चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इस तरह से बिहेव कर रहा था। क्योंकि ये किसका एक्सप्रेशन है? ये पॉइंट चार्ज का है। पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर आप फील्ड निकाल रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में डिटेल में समझाया है, ठीक? तो सिमिलर अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, इससे भी हम आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिसमें ये पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है? इसके सेंटर पे, अगर हम आउटसाइड निकाल रहे हैं, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की बात करें तो ये एक सॉलिड मटेरियल है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो डेंसिटी होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड होगी, और इसकी डेंसिटी हमने मान ली रो के बराबर है। रो इज़ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में मैंने 3 तरह की डेंसिटी एक्सप्लेन की थी: लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें जो चार्ज है थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक? और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखें तो टोटल चार्ज जो हमारा Q है ये किसके बराबर होगा? चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट।
और टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या है, ये है आपका एक सॉलिड स्फेयर और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक, कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू यहाँ प्लेस करिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगी वो रो आर क्यूब ओवर ये 3 अपॉन में आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी फॉर आउटसाइड दिस स्फीयर। आई बात समझ में? आउटसाइड द स्फीयर आपने ये चार्ज डेंसिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हाफ पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन मैं पिछले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। बस ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। ठीक, और आउटसाइड का पूरा स्फेरिकल शेल के जैसा ही है। अब अगर हम सरफेस पे बात करें, मान लीजिए हम कहें एट द सरफेस, तो ये पॉइंट पी शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो फॉर सरफेस या एट सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर हम सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करें तो स्मॉल आर चेंज हो जाएगी कैपिटल आर में। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर जैसे ही स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो नीचे आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब कैंसिल होकर के केवल एक आर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हो जाएगी, जो आपको मिलेगी रो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर बचेगा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ये 5 और ये 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आउटसाइड क्या होता है। अब हम बात करेंगे इनसाइड की। पिछले स्फेरिकल शेल में इनसाइड हमने जब कैलकुलेट किया था तो अंदर खोखला था, यानी वहाँ कोई चार्ज नहीं था, तो उसके लिए क्या हो गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बट इसमें इनसाइड में सॉलिड मटेरियल है, इसमें चार्ज है, इसमें कुछ वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मुझे इधर का पोर्शन मिटाना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो मैं इधर लिखे ले रहा हूँ कि आउटसाइड में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है वो मिली है E इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ, मैं चार्ज में लिख रहा हूँ तो आपको पता ही है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या मिली है, रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, और एट सरफेस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इक्वेशन थी आपकी 5 और ये इक्वेशन 6। तो दो वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। एक इक्वेशन 5 में आउटसाइड कितनी फील्ड होगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, और एट द सरफेस कितनी होगी, ये होगी। चलिए फटाफट इनसाइड निकाल लेते हैं। तो इनसाइड के लिए पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। अब मान लीजिए इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, आर आपने ये माना था, तो आर प्राइम डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से होता हुआ आप एक गाउशियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सिमिलर ये प्रोसेस यहाँ पर ds माना था तो हम यहाँ पर ds प्राइम माने ले रहे हैं, ds प्राइम वेक्टर जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। और
इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये जो गॉसियन सरफेस आपने माना है, इस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ds प्राइम, ये पॉइंट p प्राइम मान लीजिए, ये पॉइंट p था, तो p प्राइम पॉइंट पे ds प्राइम और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो अगर हम इनसाइड की बात करें तो मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ds प्राइम एलिमेंट, इस ds प्राइम एलिमेंट के लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, d फाई ई हो जाएगी। और d फाई, ये हम प्राइम लेके चल रहे हैं तो d फाई प्राइम ही मान लीजिए, तो d फाई ई प्राइम हो जाएगी वहाँ पर वेक्टर e डॉट ds प्राइम। देखते जाइएगा, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइम में लगाते चलूँगा, ठीक है। तो d फाई प्राइम क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ds प्राइम, क्योंकि एंगल 0 ही है तो cos 0 1, तो हमें d फाई प्राइम मिल जाएगा इनसाइड के लिए e ds प्राइम, ठीक है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मान लिया इसके लिए फाई प्राइम हो जाएगा पूरे इस गॉसियन सरफेस के लिए जो इनसाइड है। तो फाई प्राइम क्या होगा, e ds प्राइम, ये प्राइम प्राइम लगाते चले आइए। अब ds प्राइम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कौन सा, बाहर वाले के लिए जब हमने कैलकुलेट किया था तो सरफेस एरिया ये गॉसियन सरफेस का माना था। इस केस में गॉसियन सरफेस हम ये वाली लेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस कितनी है, r प्राइम स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई r प्राइम स्क्वायर। तो अब देखिए कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स क्या होता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन सरफेस यहाँ है, जबकि टोटल चार्ज इस रेड वाला जो आपको दिख रहा है इसका क्यू है। तो हमने माना इस जो येलो वाले का मैंने बनाया है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू प्राइम है, प्लस है तो प्लस क्यू प्राइम है, ठीक। जो इस येलो वाले गॉसियन सरफेस का चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई प्राइम इज इक्वल्स टू क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही ये क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट और इस फाई ई और इस फाई ई को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्राइम, यहाँ से प्राइम, यहाँ से प्राइम, और ये आर प्राइम, ठीक। बाकी का चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि इनसाइड के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको अपने कलम की ताकत दिखाई और सिर्फ प्राइम लगाता हुआ चला आया, और आउटसाइड और इनसाइड दोनों सेम हो गए, ठीक। आउटसाइड के लिए मैंने कैलकुलेट किया था और इनसाइड के लिए सिर्फ मैंने नेम चेंज करके प्राइम लगाता चला गया, और पूरा ये इनसाइड के लिए सॉल्व हो गया इन टर्म्स ऑफ क्यू प्राइम, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर का चार्ज है कितना ये निकालेंगे, ठीक, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज, अभी नॉन कंडक्टिंग को मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये जो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये जो रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये रो, ये थ्रू आउट द सरफेस है, थ्रू आउट द स्फीयर है, मतलब पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी तो दोनों की सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम था, तो चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, चार्ज Q ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये रेड वाला। और किसका वॉल्यूम कितना है, मैं वॉल्यूम ना लिख करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ रेड वाले की। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। चार्ज डेंसिटी जो यहाँ है वही यहाँ पर होगी। तो इस स्फीयर के लिए अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू प्राइम। क्यू प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ये सिंस के साथ कॉमा लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है, क्यू प्राइम। और इसके लिए वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये स्फेयर है कंसेंट्रिक, तो 4/3 पाई, और रेडियस कितनी है r प्राइम क्यूब। ठीक, तो यहां से हम q की वैल्यू, q प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q निकाल सकते हैं। देयरफॉर दो बराबर एक साथ नहीं लगते हैं, तो आप इसको क्या करिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यू प्राइम आएगा जो आपका, क्यू प्राइम ये यहीं रुकेगा, ये टर्म इधर आ जाएगा, तो क्यू r प्राइम क्यूब ओवर r क्यूब। ठीक, और ये क्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। अब हाँ, इक्वेशन की बात आई, क्योंकि हम इक्वेशन 5, 6 मान चुके थे, तो हम इक्वेशन कैसे चेंज करेंगे। इसे 1 माना था आपने, तो इसे 1a कर दीजिए, ये 2a कर दीजिए, 3a, 4a, और ये 5 है। ठीक, ये इक्वेशन 5 है। तो इक्वेशन 5a से क्यू प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 4a में प्लेस करिए, यूजिंग इक्वेशन 5a इन 4a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू प्राइम के जगह पे क्यू r प्राइम क्यूब ओवर r प्राइम स्क्वायर। तो r प्राइम स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर r क्यूब भी है, तो अपॉन में r क्यूब भी आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्राइम ओवर r क्यूब। ये आपकी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रो इसको कैलकुलेट करें, तो इन टर्म्स ऑफ रो यहाँ पर Q इक्वल्स टू रो इंटू दिस टर्म प्लेस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब ओवर R क्यूब, और इंटू में R प्राइम। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल। तो आई होप इधर नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और R प्राइम। ये इनसाइड का केस है। ठीक, तो ये एक प्रूफ था जिसमें आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक, इस स्फीयर की वजह से आउटसाइड आपने कैलकुलेट किया, ये मिला, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और इनसाइड ये रही। ठीक, आउटसाइड और इनसाइड दोनों का पैटर्न लगभग 50% या मोर देन 50% एग्जैक्टली सेम था, तो मैं सिर्फ प्राइम लगाते हुए सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप प्राइम लगाते हुए सॉल्व नहीं करेंगे, आप पूरा जैसे मैंने किया है आप इसको दोबारा फिर से नोट करके सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड में ही प्राइम लगा दें और फिर कंफ्यूज हो जाएं आउटसाइड इनसाइड क्या था। ठीक है, तो आउटसाइड मैंने सॉल्व करके अलग निकाल लिया, फिर इनसाइड के लिए इस तरह से सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप से मैं पहले भी 2-3 एप्लीकेशन सॉल्व करा चुका हूँ, बस केवल थोड़ा सा चेंज था चार्ज डेंसिटी के केस में, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपने सॉलिड स्फीयर देख लिया, इसके जस्ट पहले स्फेरिकल शेल देखा था। चलिए मैं आपको स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर की थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी भी बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के साथ मैं सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल को दोनों एक साथ लिख करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर की कुछ कंपैरेटिव स्टडी की गई है, क्योंकि दोनों एक जैसे डायग्राम होते हैं। स्फेरिकल शेल खोखला गोला था, ये सॉलिड स्फीयर है, ये अंदर से ठोस है। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड स्फेरिकल शेल में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, तो आउटसाइड तो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी जो कि बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज कर रही थी। इसके भी आउटसाइड में
उसी के बराबर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। इन टर्म्स ऑफ अगर हम चार्ज की बात करें तो दोनों एज अ पॉइंट चार्ज ही बिहेव कर रहे थे, जहाँ पर टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड था एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर और स्फेरिकल शेल। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में ये आया था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में सॉलिड स्फेयर के लिए ये आया। इनसाइड की बात करें तो सॉलिड स्फेयर में इनसाइड मटेरियल है तो हमें ये वैल्यू मिली, जबकि स्फेरिकल शेल में इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं था तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिली थी। ठीक, ये आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए, इसमें ये आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए। ये एक ग्राफ इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये बताया कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको सॉलिड स्फेयर यहाँ पर दिख रहा है कि सॉलिड स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहाँ तक 0 रहेगी? उसकी रेडियस तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, जहाँ डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, उसका ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के केस में इनसाइड आर से जब कम है, ये सॉलिड स्फेयर ये स्फेरिकल शेल की रेडियस है। अगर हम स्फेयर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो अगर हम रेडियस के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। जैसे ही हम रेडियस पे पहुँचे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो आर स्क्वायर के टर्म्स में ये ग्राफ डिक्रीज होता जाएगा स्फेरिकल शेल के लिए। अगर हम सॉलिड स्फेयर की बात करें तो सॉलिड स्फेयर में ये आपको दिख रहा है कि ऊपर आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर है। अगर हम आर से कम की वैल्यू में रहेंगे, लेस देन में रहेंगे, तो ये सीधे आर प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम ऊपर जाएंगे तो ये आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये है आपका सॉलिड स्फेयर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का स्फेरिकल शेल का ग्राफ। तो ये कंपैरेटिव स्टडी थी, क्योंकि दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या लिखा जाए। आउटसाइड दोनों का सेम है। तो ऑफिशियली तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, बट मैं इसकी एक समरी आपको ज़रूर दूंगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद नया टॉपिक या नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं पर अगर आपको डाउट हो रही है तो आप अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। अब वीडियो में कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक पेज, जो आशीष फिजिक्स एकेडमी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पे जा कर के भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।